डियर स्टूडेंट्स, चूँकि इससे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी तादाद मिलियंस में है, उनको नाम देने का एक तरीका है, तो वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ nomenclature of organic compounds. In fact, nomenclature, it means system of naming organic compounds. और अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरली स्पेशली इन एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड्स आई मीन ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो तरीक़ों से नाम देते हैं. One is called common system and the second one is called IUPAC system. So let us start with this. First, nomenclature means system of naming. इनफैक्ट यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, सो वी कैन राइट नॉमेनक्लेचर मीन्स सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको दो तरीक़ों से हम नाम देते हैं. वन इज़ कॉल्ड कॉमन सिस्टम और ट्राइवियल सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड IUPAC सिस्टम. तो यहाँ पे मैं ये भी लिखना चाहूँगा, इन केस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स we have two systems for naming. Number one is that is called common system, or it's also called trivial system, and second one, which is the most important, and that is the IUPAC system. नाउ पहले हम कॉमन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. जो कॉमन सिस्टम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने का, इनफैक्ट कॉमन सिस्टम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते थे बाय कंसिडरिंग देयर सोर्स. जनरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स देखकर उसको नाम देते थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं one of the compounds that is like this NH2CONH2, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया गया था कॉमन सिस्टम में, दैट इज यूरिया. ये इस वजह से इसको यूरिया नाम दिया गया था क्योंकि इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूरिन ऑफ मैमल्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूरिया. सिमिलरली एक और कंपाउंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, CH3COH, अगर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, कॉमन सिस्टम में इसको नाम दिया गया था, इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड. ये एसिटिक एसिड इसका नाम इसलिए दिया गया था कि इसका नाम लैटिन से निकाला है एसिटम विच मीन्स विनेगर. चूँकि ये एसिड विनेगर में पाया जाता है और विनेगर को लैटिन में एसिटम कहते हैं, जिसकी वजह से इस एसिड को नाम दिया गया था एसिटिक एसिड. तो इसी तरह से एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो यहाँ मैं लिखना चाहूँगा, CH3OH. इसका जो कॉमन नेम है दैट इज इट इज़ कॉल्ड वुड स्पिरिट. और इसको ये वुड स्पिरिट क्यों नाम दिया गया था, क्योंकि ये हम ऑब्टेन करते थे फ्रॉम
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, चूँकि वुड से ऑब्टेन किया जाता था, दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड वुड स्पिरिट। मगर इसका एक और नाम भी कॉमन सिस्टम में दिया गया फिर, दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। इसका एक और नाम भी है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। इसी तरह से एक और कंपाउंड का भी नाम मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। अगर मैं कॉमन सिस्टम की बात करूँ कि उसको कैसे नाम दिया गया, जैसे कि एक कंपाउंड है लाइक दिस, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया गया था साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड इसको इस वजह से नाम दिया गया, फैक्ट देयर इज नो हाइड्रोजन, ओके, इट इज साइट्रिक एसिड। और इसको इस वजह से साइट्रिक एसिड नाम दिया गया था क्योंकि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता था फ्रॉम साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस। तो चूंकि ये साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया था साइट्रिक एसिड। तो ये थे कुछ कॉमन नेम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्योंकि ये जो कॉमन नेम्स थे ये सिस्टमेटिक नहीं थे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 कंपाउंड्स के नाम लिखे। अगर हम 10 कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इनको याद रखना मुश्किल होगा, और अगर हम 100 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इनफैक्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद है दैट इज़ इन मिलियंस। सो अगर हम इस तरह से उनको नाम दे देंगे बाय कंसिडरिंग देयर सोर्स, तो उन नाम्स को याद रखना दैट वुड बी इनकन्वीनियंट। तो ये इनकन्वीनियंस की वजह से किया गया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर दिया गया, एंड इन फैक्ट दैट सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड आयुपेक सिस्टम। कॉमन सिस्टम में एक तो ये ड्रॉबैक था, कंपाउंड्स के जो नाम थे दे वर इनकन्वीनियंट, इनको मेमोराइज करना मुश्किल था। और एक बात, कॉमन सिस्टम में जो भी हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो हमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताता नहीं था। और एक ड्रॉबैक जो कॉमन सिस्टम में है दैट इज कहीं पे एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक से ज़्यादा कॉमन नेम्स होते थे। तो इन ड्रॉबैक्स को मद्देनज़र रखकर ये सजेस्ट किया गया कि क्यों ना हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐसे नाम दें जो सिस्टमेटिक हो, विच आर कन्वीनियंट, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिर्फ एक ही नाम हो, और उसके लिए फिर इस्तेमाल किया गया आयुपेक सिस्टम को। तो आयुपेक सिस्टम में नाम देने का जो तरीका है वो बहुत ही कन्वीनियंट है, और वो पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत कुछ ड्रॉबैक्स लिखेंगे कॉमन सिस्टम की। जो कॉमन सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हम पहले लिखेंगे, उसके बाद ही हम आयुपेक सिस्टम का यहाँ पे जिक्र करेंगे। ओके, तो पहले हम ड्रॉबैक्स यहाँ पे लिखेंगे कॉमन सिस्टम के, तो फिर ही हम स्टार्ट करेंगे आयुपेक सिस्टम। नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ कॉमन सिस्टम। नंबर 1, जो भी ये कॉमन सिस्टम में जो नाम देते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, दे वर इनकन्वीनियंट, पहला पॉइंट।
the common names for organic compounds were inconvenient नंबर सेकंड, कहीं पे आप देखेंगे एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक से ज़्यादा कॉमन नेम्स थे. इन सर्टेन केसेस सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड were given more than one common name. For example, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूँगा, जैसे कि CH3OH. फॉर एग्जाम्पल CH3OH इज कॉल्ड, इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है. वुड स्पिरिट, इट इज CH3OH इज कॉल्ड वुड स्पिरिट एज वेल एज मीथाइल अल्कोहल. ये जो मीथाइल अल्कोहल है ये भी इसका कॉमन नेम ही है. ठीक है ना. इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके एक से ज़्यादा कॉमन नेम्स हैं. तीसरा जो इनफैक्ट ड्रॉबैक है वो है कि जो कॉमन नाम होता था, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. कॉमन नेम gives no information about the structure of the compound. कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता था. तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स कॉमन सिस्टम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देने के लिए. तो इनफैक्ट जब पहले कॉमन नेम्स दिए गए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कोई रूल इस्तेमाल नहीं किया गया था. देयर वाज नो सिस्टमेटिक ऑर्डर फॉर नेमिंग दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉमन सिस्टम में. बट लेटर ऑन कुछ रूल्स बनाए गए जिसकी वजह से इस कॉमन सिस्टम को भी सिस्टमेटिक बनाया गया इनफैक्ट. तो मगर वो रूल्स हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इसके बरक्स अगर हम आयुपेक सिस्टम देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे आप कि आयुपेक सिस्टम दैट इज़ मोर सिस्टमेटिक. वहाँ पे जो रूल्स हैं आप देखेंगे हर किसी कंपाउंड में, मैक्सिमम कंपाउंड्स में आप देखेंगे कि रूल्स अप्लाई होते हैं और उनका जो नाम है दैट इज़ मोर कन्वीनियंट, और हम इजली मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स के नाम याद रख सकते हैं. तो अब हम आयुपेक सिस्टम को अब पढ़ेंगे यहाँ पे. नाउ सी, जो आयुपेक नॉमेनक्लेचर है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सिस्टमेटिक, इट इज़ मोर कन्वीनियंट. आप देखेंगे इट इज़ मोर कन्वीनियंट. और इतना ही नहीं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप देखेंगे सिर्फ एक ही आयुपेक नेम होगा, एंड दैट इज़ द मोस्ट यूनिक
feature of this IUPAC nomenclature. So let us start with IUPAC system. IUPAC. In fact, जो IUPAC nomenclature, IUPAC, it stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. So मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा, it stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. और अगर आप ये IUPAC सिस्टम देखेंगे, इनफैक्ट जो भी IUPAC नेम होता है, इनफैक्ट इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जो अब मैं लिखना चाहूँगा आप यहाँ पे। जो IUPAC नेम होता है, इसके 3 हिस्से होते हैं। वन इज कॉल्ड वर्ड रूट, और इसके बाद एक और जो पार्ट है इसका, दैट इज इनफैक्ट कॉल्ड, दैट इज सुफिक्स, और वर्ड रूट से पहले जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो एक बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, जो IUPAC नेम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके इनफैक्ट 3 हिस्से होते हैं। एक तो होता है वर्ड रूट, सुफिक्स, और वर्ड रूट से पहले दैट इज प्रीफिक्स। और इस सुफिक्स के भी 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं। वन इज कॉल्ड प्राइमरी सुफिक्स, and second one is called secondary suffix. तो इसी तरह से प्रीफिक्स के भी 2 हिस्से हैं। वन इज प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरा जो है वो है दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अगर हम अब इसको एक साथ लिखना चाहेंगे, इनफैक्ट पहले वर्ड रूट आएगा, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स। तो वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स और उससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अगर मैं ये अब एक साथ लिखना चाहूँगा तो हम कहेंगे फिर वो जो IUPAC नेम होगा दैट इज कंसिस्ट्स ऑफ वर्ड रूट, उसके बाद अब हम ये लिखेंगे प्राइमरी सुफिक्स, इसी तरह से सेकेंडरी सुफिक्स, तो वर्ड रूट से पहले जो है दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये आपको याद रखना है, और ये याद रखने से आपका जो IUPAC नाम देने का तरीका होगा दैट वुड बी वेरी मच सिंपल। तो एक और तरीका जो यहाँ पे आप याद रखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स, ये भी लास्ट पे आता है राइट साइड में, और यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स इस साइड में लास्ट पे आता है, मतलब एंड्स पे। यहाँ पर भी सेकेंडरी वर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पर भी सेकेंडरी है, इससे आपको ये याद रहेगा। नाउ अब हम ये लिखेंगे कि एक्चुअली ये वर्ड रूट हमें क्या बताता है अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके नाम के बारे में। इसी तरह से प्राइमरी सुफिक्स क्या बताता है, सेकेंडरी सुफिक्स क्या बताता है। तो मैं ये ऊपर लिखना चाहूँगा, तो अब हम ये कहेंगे जो IUPAC नेम है, अब आप ये याद रखेंगे, ये बना है एक तो वर्ड रूट का, वर्ड रूट,
उसके बाद दैट इज प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। तो इसी तरह से वर्ड रूट से पहले दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो इसी तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो पहले तो आपको ये याद रखना है। नाउ अब एक्चुअली ये वर्ड रूट हमें बताता क्या है। वर्ड रूट इन फैक्ट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। पहले मैं लिखूंगा फिर मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा, ये आपको अब याद रखना है। वर्ड रूट इट टेल्स अस about the number of carbon atoms in the longest continuous chain। और longest continuous chain को एक और नाम से भी जाना जाता है, it is called parent chain। in the longest continuous chain or parent chain। now if अगर वहाँ पे कार्बन एक होगा, अगर हमारी पेरेंट चेन में कार्बन एक होगा तो उसके बदले हमें नाम क्या देना है। एक कार्बन के बदले हमें यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करना है मिथ। ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। तो अगर कार्बन एक है तो मिथ ऑफ लिखेंगे वर्ड रूट के बदले। तो इसी तरह से अगर कार्बन दो होंगे तो ऑफ इथ लिखोगे। इसी तरह से अगर कार्बन तीन होंगे तो प्रॉप। इसी तरह से कार्बन चार होंगे तो ब्यूट। इसी तरह से कार्बन पाँच होंगे तो पेंट। इसी तरह से छः होंगे तो हेग्स, सात होंगे तो हेप्ट एंड सो ऑन। ये आप बाद में भी देखेंगे। तो ये आपको अब याद रखना है। वर्ड रूट क्या हमें बताता है कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी कार्बन एटम्स की, वहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल देकर यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल तो अगर मैं इसके लिए पहले वर्ड रूट लिखूं, वर्ड रूट का मतलब है इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। क्योंकि यहाँ पे एक ही चेन है और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब है ये कार्बन इसके साथ डायरेक्ट में लिंक्ड है तो ये इसके साथ कंटिन्यूअस है, ये कार्बन इसके साथ डायरेक्ट लिंक्ड है तो ये इसके साथ कंटिन्यूअस है, ये इसके साथ कंटिन्यूअस है। क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन चेन है तो हमारे लिए यही पेरेंट चेन होगी यहाँ पे। और आप देखेंगे कुछ कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा कंटिन्यूअस कार्बन चेन्स होंगे तो वहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ही इस्तेमाल करनी होगी वर्ड रूट डिटरमाइन करने के लिए, जो आप देखेंगे आगे। अभी मैंने एक सिंपल कंपाउंड यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कितने कार्बन है कंटिन्यूअस चेन में, 1 2 3 4। तो अगर 4 है तो वर्ड रूट क्या आएगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अगर एक ही होता तो मिथ, 2 होते तो इथ, 3 होते तो प्रोप, तो 4 होते तो ब्यूट। तो वर्ड रूट क्या आएगा हमारा यहाँ पे ब्यूट। तो अभी हम ब्यूट लिखेंगे प्लस ये वाला प्लस। अब प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है हमें, अगर हमें इसका आयुपेक नेम देना है इसे। तो अब वर्ड रूट मैंने इसका लिखा। अब प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है ये आपको याद रखना है। प्राइमरी सफिक्स टेल्स अस द टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। जो भी ये कार्बन एटम्स है कंटिन्यूअस चेन में, इसमें किस तरह के बॉन्ड्स है कार्बन एटम्स के दरमियान। सो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा इट टेल्स अस
about the type of bonds between carbon atoms in the parent chain। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले थोड़ा नीचे लिखूंगा, यहाँ पे इस कंपाउंड को थोड़ा नीचे लिखिए। यहाँ पे ये मैंने लिखा था यहाँ पे इस तरह से। तो अगर आप पहले, मैं फिर इसका वर्ड रूट लिखना चाहूँगा। वर्ड रूट हमें ये बताता है कि इसमें कितने कार्बन एटम्स है कंटिन्यूस चेन में। तो 1 2 3 4, तो अगर 4 है तो वर्ड रूट क्या आएगा यहाँ पे, ब्यूट। तो वर्ड रूट आएगा ब्यूट प्लस। नाउ अब मुझे प्राइमरी स्पेक्स लिखना है इसका। सो प्राइमरी स्पेक्स टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। जो ये कंटिन्यूस चेन है, पेरेंट चेन है, इसमें कार्बन एटम्स के दरमियान किस किस्म के बॉन्ड है। इफ अगर वहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, तो फिर आपको लिखना है वहाँ पे ANE। ठीक है ना। अगर आपने वहाँ पे देखा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो फिर लिखना है उसके बदले ENE। तो फिर आपको प्राइमरी स्पेक्स के बदले ENE लिखना है। तो इसी तरह से अगर आपने कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड देखा कहीं पे, तो फिर लिखना है YNE। तो अगर हम पहले इस कंपाउंड का नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे कार्बन एटम्स के दरमियान किस किस्म के बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हमें क्या लिखना है, ANE। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले ANE। तो इसका मतलब हमने इसका वर्ड रूट भी लिखा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसका प्राइमरी स्पेक्स भी लिखा। तो अब सेकेंडरी स्पेक्स हमें क्या बताता है। सेकेंडरी स्पेक्स हमें बताता है कि आप देखेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप देखोगे वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो ये हमें उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इट टेल्स अस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स इन द कंपाउंड। ये आपको याद रखना है। तो सेकेंडरी स्पेक्स हमें किस बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अभी हमने यहाँ पे इनफैक्ट फंक्शनल ग्रुप की जिक्र नहीं की है, तो अभी आप थोड़ा याद रखेंगे। आपको विथ टाइम जब भी हम थोड़ा आगे जाएंगे, यू विल फाइंड कि हम फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। फिर भी आप यहाँ पे अभी याद रखेंगे। सो सेकेंडरी स्पेक्स टेल्स अस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। इफ फंक्शनल ग्रुप अगर होगा, लाइक वी हैव OH, आप देखोगे कहीं पे OH एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये OH जो है ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं पर भी OH, तो इसका मतलब वो अल्कोहल है। और अगर अल्कोहल होगा तो इसके बदले हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब OH होगा, तो सेकेंडरी स्पेक्स के बदले वहाँ पे हम OH को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी स्पेक्स पे हम क्या लिखते हैं OH के बदले, आपको याद रखना है OL, ऑल बोलते हैं इसको। ठीक है ना। इसी तरह से इफ वी हैव फंक्शनल ग्रुप लाइक दिस CHO, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये किन का फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड्स का। आप याद रखेंगे अभी एल्डिहाइड्स। तो अगर एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है, तो हम सेकेंडरी स्पेक्स पे कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे हम क्या लिखते हैं, AL, अल। ठीक है ना। तो इसी तरह से आप याद रखोगे ये। तो इसी तरह से एंड इफ वी हैव COH, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। और इनफैक्ट आप देखेंगे आगे हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन भी करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप हम कैसे डिफाइन करते हैं, मगर अभी आप ये याद रखेंगे।
अगर कहीं पे OH होगा, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है किनका, कार्बोजाइलिक एसिड्स का, कार्बोजाइलिक एसिड्स। तो अगर कार्बोजाइलिक एसिड है तो वहां पे हम सेकेंडरी स्पीकर्स क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, ये आप याद रखेंगे, ओइक एसिड। तो अभी मैंने ये 3 दिखाए हैं, और भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए आप, अगर हम इस कंपाउंड का नाम देखेंगे, वर्ड रूट के बदले आ गया ब्यूट, प्राइमरी स्पेक्स मतलब यहाँ पे जो कार्बन एटम्स है उनके दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ गया। सेकेंडरी स्पेक्स मतलब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, यहाँ पे है ही नहीं कोई फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम अभी लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस डालेंगे, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे, तो हमने वर्ड रूट भी लिखा इसका, मैंने आपको समझाया भी, तो प्राइमरी स्पेक्स भी बताया, सेकेंडरी स्पेक्स। नाउ इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है, जो कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में है, यहाँ पे आप देखिए कार्बन एटम जो पेरेंट चेन में है, कंटिन्यूस चेन में, यहाँ पे अगर ये ओपन चेन उन्होंने बनाई होगी, अगर इन कार्बन एटम्स जो पेरेंट चेन बनाते हैं अगर ये ओपन चेन में है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता है। मगर अगर इन्होंने रिंग बनाया होगा, अगर इन्होंने क्लोज्ड चेन बनाई होगी, तो यहाँ पे फिर लिखना पड़ता है साइक्लो। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, इट टेल्स अस whether carbon atoms in parent chain are in ring form और इन ओपन फॉर्म, ठीक है ना, क्या वो रिंग फॉर्म में है या ओपन फॉर्म में। इफ इन रिंग फॉर्म देन राइट साइक्लो, फिर आपको साइक्लो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वहाँ यहाँ पे फिर साइक्लो वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और या कहीं पे आप देखेंगे बाईसाइक्लो भी वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा या स्पायरो भी। तो अभी मैं सिंपल से ही स्टार्ट करूँगा। तो जनरली अगर आप पेरेंट चेन में ये जो कार्बन एटम्स है अगर ये ओपन फॉर्म में है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है प्राइमरी प्रीफिक्स पर, मगर अगर इन्होंने रिंग बनाया होगा तो फिर आपको प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब यहाँ पे आपको फिर साइक्लो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इट टेल्स अस वेदर कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन आर इन रिंग फॉर्म और इन ओपन फॉर्म। इफ इन रिंग फॉर्म देन राइट साइक्लो, otherwise it is not used for open chain organic compounds। और अगर पेरेंट चेन ओपन चेन होगी तो वहाँ पे फिर ये प्राइमरी प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको फिर ऐसे ही ब्लैंक रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो कार्बन एटम से 4 है, क्या इन्होंने रिंग बनाया है? नहीं, ये ओपन फॉर्म है, तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स के बदले यहाँ पे क्रॉस डालेंगे, ठीक है ना। अब लास्ट वन सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है? इनफैक्ट आप देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो आप देखेंगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ब्रांचेस होते हैं या सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं। उन सबस्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इट टेल्स अस अबाउट द substituents or branches in the chain। if अगर कहीं पे ब्रांच होगा CH3 तो फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स के बदले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मिथाइल। ये आप देखेंगे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है,
इसी तरह से कहीं आप देखोगे C2H5 इस तरह से, इसके बदले आप लिखेंगे इथाइल। तो कहीं पे आप देखेंगे Cl, इसके बदले क्लोरो आप लिखोगे। इसी तरह से कहीं पे देखोगे आप NO2, इट इज़ कॉल्ड नाइट्रो एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है ना। तो ये आपको पहले याद रखना है कि आपको ये आप देखना है कि वर्ड रूट क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, इसी तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स। नाउ इसको आप पहले फिर देखिए। वर्ड रूट का मतलब है कि जो हमारे पास कंटिन्यूस कार्बन चेन है, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 4। तो अगर 4 हैं तो उसके बदले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ब्यूट, वर्ड रूट के बदले। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि जो हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें जो पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स के दरमियान किस किस्म के बॉन्ड हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आइन। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हमने यहाँ पे लिखा एन। सेकेंडरी सफिक्स में बताता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं पे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि OH होगा तो उसके बदले लिखना पड़ेगा OL, ऑल। इसी तरह से CHO, ये एल्डिहाइड्स को रिप्रेजेंट करता है तो इसके बदले हमें लिखना पड़ेगा अल। और इसी तरह से COH जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिप्रेजेंट करता है तो उसके बदले हमें लिखना पड़ेगा ओइक एसिड। क्योंकि इस कंपाउंड में इस किस्म का कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो हमने यहाँ पे क्रॉस डाला है, मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नाउ अब वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कार्बन एटम्स हैं जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई है, क्या ये रिंग में है। अगर रिंग में होते तो साइक्लो लिखना पड़ेगा, और अगर ये ओपन चेन में है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ता है। मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ उसके बाद उससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है कि इस कार्बन चेन में कहीं पे ब्रांच या सब स्टूडेंट मत है। इनफैक्ट यहाँ पे कोई ब्रांच या सब स्टूडेंट नहीं है। अगर होता तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में। जैसे कि कहीं पे आप देखोगे CH3 मिथाइल ग्रुप, वो ब्रांच होगा। जो आप आगे देखेंगे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ब्रांच को, कि ब्रांच हम कब इस्तेमाल करते हैं या किसको कहते हैं। अगर कहीं पे CH3 होगा तो मिथाइल लिखना पड़ेगा, C2H5 इथाइल लिखना पड़ेगा, Cl क्लोरो, NO2 नाइट्रो। तो अगर आप इसमें देखोगे इस किस्म का ब्रांच यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना है, क्रॉस। तो अब इसका आयुपेक नाम क्या हुआ, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, अब आपको इसका नाम लिखना है। क्योंकि जो इसका अब नाम आएगा वो क्या आएगा, BUTANE, ब्यूटेन। तो इसका आयुपेक नेम है ब्यूटेन। ठीक है ना। और जब भी आप आयुपेक नेम लिखोगे, रूल है कि जो आयुपेक नेम का पहला लेटर होगा दैट शुड बी ए कैपिटल लेटर। ठीक है ना। तो आप ये पहले लिखिए और आपको ये याद रखना है। इनफैक्ट ये याद रखने से अगर आपको पता होगा, आप वर्ड रूट हम किसको कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, इससे आप इजीली आप देखेंगे कि आप इजीली आयुपेक नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आराम से दे सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं अब इसको रब करना चाहूँगा। नाउ अब हम रूल्स लिखेंगे आयुपेक नेम देने के, बड़े सिंपल रूल्स हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, रूल्स फॉर आयुपेक नेम्स, रूल्स फॉर आयुपेक नेम्स। पहला जो रूल है वो है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन फॉर द वर्ड रूट। वर्ड रूट के लिए आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है। एक तो लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब ये कार्बन कार्बन यहाँ पे कंटिन्यू है, ये कार्बन कंटिन्यू, ये कार्बन कंटिन्यू, ये हो गई कंटिन्यूस चेन। अब लॉन्गेस्ट, चूँकि यहाँ पे एक ही चेन है तो यही यहाँ पे पेरेंट चेन है। आप देखोगे कि कहीं पे हमें 2 कंटिन्यूस चेन्स मिलेंगी और उन वहाँ पे जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वही हम सिलेक्ट करते हैं एज पेरेंट चेन। तो पहला जो रूल है दैट इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, continuous carbon chain as parent chain।
ठीक है ना। तो ये है एक रूल। सेकंड रूल बड़ा सिंपल है, जब भी आप आईयूपीएक नेम जो है, जो भी आईयूपीएक नाम जो है, जब भी आप इसको लिखोगे आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जो दूसरा रूल है, आईयूपीएक नेम, IUPAC नेम starts with capital letter। मतलब जैसे कि आपने इसका नाम ब्यूटेन लिखा तो बी आपको यहाँ पे कैपिटल लिखना है। थोड़ा मैं और एग्जाम्पल्स यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा ताकि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखिए, अगर मैं एक और कंपाउंड यहाँ पे इस तरह से लिखूं, CHHH, देखिए यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन कंटिन्यूस है, डायरेक्ट बॉन्डेड है, वही हो गया कंटिन्यूस। ये कार्बन और ये कार्बन कंटिन्यूस है, ये कार्बन कंटिन्यूस है इसके साथ, ये कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस ये जो कार्बन चेन है इसमें कितने कार्बन एटम हैं? 1 2 3 4 5। तो वर्ड रूट हमें बताता है कि हमें यहाँ पे देखने हैं कि कंटिन्यूस चेन में कितने कार्बन एटम हैं। अगर 5 होंगे, अगर 1 होता तो मिथ लिखेंगे, अगर 2 होते तो इथ, 3 होते तो प्रोप, 4 होते तो ब्यूट और 5 होते तो पेंट। तो वर्ड रूट क्या आएगा इसके लिए? पेंट, PNT। नाउ अब हमने वर्ड रूट्स का लिखा। अब प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है कि ये जो कार्बन एटम्स है कंटिन्यूस चेन में, इसमें किस किस्म के बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन लिखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एन लिखेंगे। तो ये मैं एन लिख रहा हूँ प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये हमें बताता है कि इस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप मत है, जैसे कि OH, CHO, COH, तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे। नाउ अब ये देखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि ये जो कार्बन चेन है, इट टेल्स अस वेदर कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन और इन रिंग फॉर्म और इन ओपन फॉर्म। क्या ये कार्बन एटम्स रिंग फॉर्म में है या ओपन फॉर्म में है? अगर इन्होंने रिंग बनाया होता तो यहाँ पे साइक्लो लिखना पड़ता है इसके बदले, और अगर रिंग नहीं बनाया है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें क्रॉस डालेंगे। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि इस पेरेंट चेन में कहीं पे सबस्टिट्यूएंट लाइक Cl, NO2 या मिथाइल इथाइल ग्रुप मत है, क्योंकि ये जो कार्बन चेन है पेरेंट चेन, वो ब्रांच जो होता है वो इससे अलग होता है। क्योंकि वो भी यहाँ पे नहीं है तो अभी हम यहाँ पे क्रॉस डालेंगे। तो अब इसका नाम क्या आएगा? अगर हम इसका अब आईयूपीएक नेम लिखेंगे पेंटेन। अब P क्या होगा? कैपिटल, जैसे कि रूल मैंने लिखा PNTANE। तो ये आएगा इसका आईयूपीएक नेम। एक और बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इनफैक्ट अब मैंने इस तरह से लिखा है CH3 फिर सिंगल बॉन्ड। अब हम इसको सिंपली इस तरह से लिखते हैं, इसको हम इस तरह से सिंपली दिखाएंगे। अब हमें ये बॉन्ड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली अगर मैं इस तरह से लिखूँ CH3 CH2 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 2 3 1 2 3 और ये हुआ फिर CH3, तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये एक्चुअली कार्बन और कार्बन के दरमियान है। क्योंकि कार्बन हमें पता है कि 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो इसका मतलब एक बॉन्ड कार्बन और कार्बन के साथ होगा। तो इसी तरह से इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ और 2 बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इसका मतलब ये बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हमें इस तरह से कंपाउंड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। मगर अब हमें इजीली पता होगा कि ये इन कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड पहले से हाइड्रोजन से बनाए हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस तरह से हम कार्बन एटम्स के दरमियान ये इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एक और कंपाउंड है जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है आईयूपीएक नेम, दैट इज पेंटेन। एक और देखेंगे यहाँ पे,
अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और कंपाउंड लिखूँगा इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इट इज CH3। देखिए यहाँ पे अभी मैं सिर्फ ये दो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। तो आगे हम जो ही जाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम सेकेंडरी सफिक्स भी इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स भी और सेकेंडरी प्रीफिक्स भी। अभी मैं ये दो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है कंटिन्यूस चेन में, ये कार्बन और ये कार्बन कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। ये और ये भी कंटिन्यूस है क्योंकि इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो इसके साथ बनाया है, तो हो गया एक, हाइड्रोजन हो गए दो, तो ये दो बॉन्ड डायरेक्ट कार्बन के साथ हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन कंटिन्यूस चेन में है और ये भी कंटिन्यूस चेन में है। तो इसमें कितने कंटिन्यूस चेन में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट के बदले हम क्या लिखेंगे? 4 के बदले आएगा यहाँ पे ब्यूट, नाउ C प्लस। देखिए आप, प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि जो पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स है इनके दरमियान किस किस्म के बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड है इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आइन। नाउ अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पे कार्बन एटम्स के दरमियान किस किस्म के बॉन्ड है, इनफैक्ट यहाँ पे 2 किस्म के बॉन्ड है। यहाँ पे आप देखिए सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर कार्बन एटम्स के दरमियान, अगर कंटिन्यूस चेन में कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा तो हमें डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स लिखना पड़ता है, फिर सिंगल बॉन्ड का नहीं लिखना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर सिंगल बॉन्ड भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा तो हमें डबल बॉन्ड का ही प्राइमरी सफिक्स लिखना पड़ता है यहाँ पे, और अगर सिंगल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो फिर ट्रिपल बॉन्ड का ही लिखना है, और अगर सिंगल बॉन्ड ही है तो फिर सिंगल बॉन्ड का ही लिखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के दरमियान तो हमें एन लिखना है, और अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो फिर डबल बॉन्ड का ही लिखना है। अगर सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड का ही लिखना है। मगर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें डबल बॉन्ड का भी लिखना पड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड का भी, जो हम आगे देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड के बदले हम क्या लिखते हैं? इन। देखिए आप यहाँ पे, तो जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इस चेन में होगा, पेरेंट चेन में, तो रूल है फिर आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी, और इस तरह से नंबरिंग देनी पड़ेगी कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को कम से कम नंबर आए। अगर आप देखिए इसको, अगर आप इसको आपको नंबरिंग देनी है, और नंबरिंग कहाँ से देनी होती है? एंड से ही स्टार्ट करनी पड़ती है, हम बीच में नंबरिंग नहीं देते। जैसे कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? 2 और 3 कार्बन एटम्स के दरमियान, ठीक है ना। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 और 3 कार्बन एटम्स के दरमियान आता है, मगर इसको लिखा जाता है जिसके साथ ये पहले आए उसी के साथ। मतलब इनफैक्ट दिस डबल बॉन्ड बिलोंग्स टू कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, मगर इसको लिखा जाता है 2 के साथ ही। तो जहाँ पर ये होगा, जैसे डबल बॉन्ड जिस कार्बन एटम्स के पास होगा उसकी पोजीशन इस इन से पहले लिखनी पड़ती है। तो अब ये चूंकि 2 और 3 के दरमियान है, चूंकि जिसके साथ ये पहले आएगा वो नंबर पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो इन से पहले आपको 2 लिखना पड़ेगा। देखिए आप नाउ, तो अगर हम ये नंबरिंग दे देंगे तो 2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग देता, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो यहां पर भी ये 2 पर ही आता। तो अगर इनफैक्ट अगर इस साइड से नंबरिंग देने पर हमें 2 पोजीशन पर आता, और इस साइड से नंबरिंग देने पर फॉर एग्जांपल पहले पोजीशन पर आता, तो फिर रूल है जिस साइड से इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को कम नंबर मिलेगा तो उसी साइड से नंबरिंग करनी है। क्योंकि चाहे आप राइट साइड से नंबरिंग करो या लेफ्ट साइड से, दोनों तरीकों में ये डबल बॉन्ड 2 और 3 पर ही आएगा। तो इसका मतलब चाहे आप ये वाली नंबरिंग करो या ये वाली, दोनों से ही है। तो जब आपने नंबरिंग की, देखिए, तो मैं ऊपर वाली नंबरिंग स्टैंड रखता हूं यहाँ पे,
देखिए आप, तो अब ये जो डबल बॉन्ड आया ये किस किस कार्बन के दरमियान आया है, 2 और 3 के दरमियान। तो ईन हमने लिखा क्योंकि डबल बॉन्ड है, कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ईन लिखा हमने। और ईन से पहले ये लिखना है कि ये किस कार्बन एटम्स के दरमियान है। अब आप कहेंगे 2 और 3 के दरमियान है, मगर मैंने अभी कहा कि इट बिलोंग्स टू कार्बन नंबर 2 और 3। जिस कार्बन एटम का नंबर कम होगा वही यहाँ पे लिखना पड़ता है। आपको 2 और 3 नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है 2। इज इट क्लियर? तो मैं फिर कहना चाहूँगा, वर्ड रूट हमें बताता है कितने कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पे 4 है, तो ब्यूट लिखना पड़ेगा। प्राइमरी स्पेक्स हमें बताता है कि यहाँ पे कार्बन एटम्स के दरमियान क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर सिंगल बॉन्ड ही होते तो एन ही लिखना पड़ता, अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तो इन लिखना पड़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड फिर वहाँ पे नहीं लिखना, सिंगल बॉन्ड का एन नहीं लिखना पड़ेगा। और अगर सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड का ही लिखना पड़ेगा, आइन। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड का ही बी लिखना पड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड का भी, तो जो हम आगे देखेंगे। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आप पैरेंट चेन में हैं तो इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी। इस तरह से नंबरिंग देनी पड़ेगी ताकि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो अगर इस साइड से आप नंबरिंग दे देंगे तो 2 पर आएगा, तो अगर आप इस साइड से भी नंबरिंग दे देंगे तो फिर भी 2 पर ही आएगा। तो यहाँ पे चॉइस है, चाहे आप राइट साइड से नंबरिंग दे दो या लेफ्ट साइड से। तो अब इसका वर्ड रूट पहले लिखना है ब्यूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स इन, और इन से पहले आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखानी पड़ेगी, तो वो है 2। ठीक है ना? नाउ इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप मत है इसमें, जैसे कि OH CHO ये नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस रखेंगे। इससे पहले आप प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं जो पेरेंट चेन में हैं उन्होंने रिंग मत बनाया है, तो अगर रिंग बनाया होता तो साइक्लो लिखना पड़ता, और अगर रिंग नहीं बनाया है तो ऐसे ही रखना है, तो यहाँ पे क्रॉस। तो ये हमें बताता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। वहाँ पे सब चोट या ब्रांच मत है कोई, इनफैक्ट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर हम क्रॉस लिखेंगे। तो इसका अब नाम क्या आएगा, बी हम कैपिटल लिखेंगे, BUT ब्यूट, और इसको लिखेंगे 2En, यह आएगा इसका नाम। तो अब यहाँ पे एक और रूल यहाँ पे हमने यूज़ किया है, व्हेनेवर देयर इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द पेरेंट चेन देन नंबरिंग शुड बी डन। तो वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग। एंड नंबरिंग किस तरह से करनी पड़ेगी, द नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट द डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम वी गेट द लोवेस्ट नंबर। तो यहाँ पे एक और मैं रूल में लिखना चाहूँगा, तो रूल थर्ड में यहाँ पे लिखूंगा, इफ parent chain contains double or triple bond, then numbering should be done to the parent chain। फिर यहाँ पे पेरेंट चेन को नंबरिंग देनी पड़ती है। और एक और चीज़, और नंबरिंग इस तरह से देनी पड़ती है कि डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम को कम से कम नंबर मिले। पेरेंट चेन कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड देन नंबरिंग शुड बी डन टू द पेरेंट चेन एंड numbering should be done in such a way that double or triple bonded carbon atom may get the lowest number। जो आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे पेरेंट चेन में तो नंबरिंग करनी है,
और नंबरिंग इस तरह से करनी है ताकि डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम को कम से कम नंबर मिले। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल इसकी देना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँ CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नाउ C, या चलो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँगा इस तरह से मैंने लिखूँगा। यहाँ पे मैंने ये कंपाउंड दिया है। पहले हमें वर्ड रूट इसका देखना है। वर्ड रूट मतलब इसमें कितने कार्बन एटम्स है कंटिन्यूस चेन में, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट। नाउ प्राइमरी स्पेक्स में बताता है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम्स है उनके दरमियान किस किस्म के बॉन्ड है। यहाँ पे सिंगल और डबल बॉन्ड भी है। तो जब सिंगल और डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड को ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ईन लिखना पड़ेगा। नाउ अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता, अब चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग करनी है। तो अब नंबरिंग कैसे करेंगे, अगर हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 3 पर आता है हमारे 1 2 3 4 5। तो इनफैक्ट ये डबल बॉन्ड आता 3 और 4 पर, मगर ये लिखा जाता है 3 के साथ। तो हम ये कहेंगे अगर हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो 3 पर डबल बॉन्ड आएगा। नाउ अगर इस तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से नंबरिंग अगर हम करेंगे तो डबल बॉन्ड 2 पर आएगा। तो इस साइड से 3 पर आता है और इस साइड से 2 पर आता है। तो नंबरिंग इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो इसका मतलब ये वाला तरीका सही है। तो अब हम इसको रब करेंगे यहाँ पे, तो फिर हमें इस तरीके से ही नंबरिंग करनी है। तो जब हमने इस तरीके से नंबरिंग की है तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ गया है, 2 पर। इस डबल बॉन्ड मतलब ईन जो है, ईन से पहले ये लिखना है, ये पोजीशन यहाँ पे दिखानी है कि किस पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है। तो ये आ गया 2 ईन। तो हमने प्राइमरी स्पेक्स अब इसका लिख लिया है। अब सेकेंडरी स्पेक्स, सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप मत है, जैसे कि OH CHO या COH, वो नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे। इसी तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि ये जो कार्बन एटम्स हैं जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई है उन्होंने रिंग मत बनाया है, तो उन्होंने रिंग नहीं बनाया है। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस लिखते हैं, क्योंकि ओपन चेन के लिए हम यहाँ पे क्रॉस डालते हैं। और इसी तरह सेकेंडरी प्रीफिक्स में बताता है यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट मत है या ब्रांच, क्योंकि इसमें सबस्टिट्यूएंट या ब्रांच भी नहीं है, तो यहाँ पर भी क्रॉस लिखेंगे। तो इसका नाम क्या आएगा, अब P को हम कैपिटल लिखेंगे, PNT, पेंट 2 ईन। तो ये था इस कंपाउंड का आईयूपीएक नेम। तो और भी जो रूल्स हैं वो हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।